माय डियर स्टूडेंट, देखो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। कोई हमसे पूछे व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स पता तो होना चाहिए व्हाट इज फिजिक्स एक्चुअली। तो फिजिक्स की डेफिनेशन हालांकि हमने जो है 11th क्लास में सीखी हुई है, एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू डू द स्टडी ऑफ फिजिक्स, इसका आंसर भी हम 11th क्लास में ले चुके हैं। हाउ इट कैन बी, और इसे कैसे पढ़ा जा सकता है, व्हाट इज द हाउ इट इज स्टडीड। देखें, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स आपको याद है ग्रीक भाषी लोग पढ़ते थे जिनका सब्जेक्ट होता था फ्यूजिस। बाद में अंग्रेजों ने इनका मीनिंग इनसे जाना तो पता चला कि फ्यूजिस मीनिंग जो होता है वो नेचर होता है। नेचर यानी कि प्रकृति। कुल मिला के प्रकृति का गहराई से अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। आप 11वीं कक्षा में ये सीख चुके हैं। व्हाई देयर इज अ नीड टू डू द स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो भैया अगर हम स्टडी बहुत ज्यादा गहराई से करना चाहते हैं फिजिक्स की या नेचर की हम बहुत ज्यादा गहराई से स्टडी करना चाहते हैं तो पढ़ना होगा। मतलब क्यों का जवाब है कि फिजिक्स क्यों पढ़ें। तो फिजिक्स क्यों पढ़ें, क्योंकि अगर हमें नेचर की स्टडी बहुत गहराई से करना चाहते हैं हम तो हमें फिजिक्स पढ़ना होगा। कैसे पढ़ें, तो कैसे का भी क्लासिफिकेशन 11th क्लास में बताया जा चुका है। एक बार और हम समझ लेते हैं कि कैसे फिजिक्स को पढ़ा जाए। तो फिजिक्स का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो फिजिक्स मेनली जो है दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ये हम जानते हैं। पहला होता है क्लासिकल फिजिक्स, हिंदी में इसका नाम क्या है, हिंदी में इसका नाम है चिरसम्मत भौतिकी। क्या नाम है हिंदी में, चिरसम्मत भौतिकी। और दूसरा पार्ट क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या है, आधुनिक भौतिकी। इन दोनों का मीनिंग बहुत अच्छे से आप समझते हैं, और नहीं समझते हैं तो मैं एक बार समझा देता हूं। क्लासिकल फिजिक्स मतलब पुराने जमाने का फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक आज के युग का फिजिक्स। लेकिन अगर हम पुराने जमाने का फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम ज्यादा नहीं सीख सकते हैं, या नए आइडियाज नई रिसर्च हम नहीं कर पाएंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स यानी कि चिरसम्मत भौतिकी 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी तक जितनी भी रिसर्च हुई है वो सभी रिसर्च किसमें आती है, क्लासिकल फिजिक्स में आती है। यानी कि 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी के बाद जितनी भी रिसर्च हुई है वो सभी मॉडर्न फिजिक्स में आती हैं। क्लियर, क्लियर, ओके। देखिए जरा अब हम समझते हैं क्लासिकल फिजिक्स का भी क्लासिफिकेशन है, कुछ इसके भी पार्ट्स हैं। देखिए जरा, मेनली इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला है मैकेनिक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। जी हां, बिल्कुल। दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी। तीसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वैद्युतिकी। चौथा है ऑप्टिक्स, ये मुख्य पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स के, यानी कि प्रकाशिकी। इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हो गया, अप्लाइड फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हो गया। फिलहाल हम देखें 11th क्लास का जो सिलेबस था वो ये 2 पार्ट्स थे, आपने पढ़े थे 11th क्लास में, और 12th के कोर्स में ये दोनों पार्ट्स हैं, और थोड़ा बहुत जो है मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। तो मैकेनिक्स के बारे में आप जानते हैं, यांत्रिकी, जिसमें हम फोर्स की बात करते थे, एनर्जी की बात करते थे, डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, मोशन की बात करते थे, ये सब मैकेनिक्स का हिस्सा था। मैकेनिक्स में हम सॉलिड्स की बात करते थे, मैटर्स की बात करते थे, एनर्जी की बात करते थे, ये सब जो है मैकेनिक्स। मैटर यानी कि द्रव वगैरह, जो वस्तुएं, द्रव्य है ना, जो वस्तुएं स्थान करती हैं जिनमें कुछ वजन होता है,
वो सब मैकेनिक्स का हिस्सा होता है। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के बारे में भी आप बहुत अच्छे से 11th क्लास में सीख चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपने जो है हीट से संबंधित चीजें सीखी, थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स सीखे, ये सब 11th क्लास में आपने पढ़ा है। हीट ट्रांसफर पढ़ा, कार्नो इंजन पढ़ा, रेफ्रिजरेटर, ये सभी थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है। 12th क्लास में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अभी इसके डिटेल में मैं आने वाला हूं कुछ ही सेकंड्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करेगा, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी की लेंस की बात करेगा, मिरर की बात होगी। इसके अंदर हम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप की भी स्टडी करते हैं। ये दो मुख्य पार्ट हैं आपके, इसमें 90% सिलेबस आपका बटा हुआ है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स। किसमें? 12th क्लास के फिजिक्स में, 12th क्लास के फिजिक्स में। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि वैद्युतिकी। क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? सबसे पहले कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, व्हाई देयर इज अ नीड टू डू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हाउ इट कैन बी। चलिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जहां इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हिस्सा है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझने से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी शब्द को समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में बोलते हैं विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी पर आने से पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई देयर इज अ नीड टू डू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इट कैन बी। चलिए देखते हैं जरा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है। विद्युत के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत के बारे में जानने से पहले कुछ हम छोटी मोटी बातें समझते हैं। रोजमर्रा की लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस करते रहे? आपको एक्सपीरियंस होगा, आप स्कूल में रहते हैं, कभी बचपन में अचानक से पेन जो है आपने अपने सर में चलाया, कभी कभी खुजली होने लगती है तो चला लेते हैं, आपने चलाया वो पेन, गलती से आप लाइट बॉडी के पास, लाइट बॉडी कैसे, जिसमें लाइट आ रही हो, नहीं, लाइट बॉडी मतलब हल्की वस्तुओं के पास आप लेके गए, जैसे कागज के पास लेके गए तो कागज उसमें चिपक गया, किसी की बाल उसमें चिपक गए, धूल मिट्टी के कण उसमें चिपक गए। तो ये क्या था, ये क्या हुआ? एकदम रगड़ने से, घर्षण करने से इसके अंदर ऐसी क्या एनर्जी, ऐसी क्या जो है प्रॉपर्टी जनरेट हो गई जिसके वजह से ये हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने लगा। कौन सा फोर्स? क्या ये अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स था? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो हल्की वस्तुएं इससे या ये हल्की वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाता। ये कुछ अलग था। कई वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले थेल्स साहब ने एक जो है सब्सटेंस की रिसर्च की, जिसे हम सब्सटेंस खोजा, एम्बर नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एम्बर नाम से हम जानते हैं। एम्बर एक ऐसा सब्सटेंस था, ये नॉर्मली जो है बाल्टिक्स ओशियन के पास पाया जाता है, उसके बीच पे अवेलेबल है ये सब्सटेंस। एम्बर से बनी वस्तुओं को जब रगड़ा जाता था या फ्रिक्शन किया जाता था, वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती थी। उन्होंने एम्बर को रिसर्च किया, लेकिन एम्बर की रिसर्च के बाद लोगों का ज्यादा ध्यान इस पर नहीं गया। कई वर्ष बीत गए, 2000 वर्ष बीत गए। विलियम गिलबर्ट साहब ने जो है इसी के जैसे एम्बर जैसे सो मेनी सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे पदार्थों की रिसर्च की, जिनके अंदर सेम टू सेम एम्बर जैसा गुण था। एम्बर जैसा गुण कैसा? मतलब जैसे पेन को रगड़ने पर हल्की वस्तुएं आकर्षित हो रही, कंघी करते हैं, कंघी वस्तुओं में, कंघी से जो है लाइट बॉडीज अट्रैक्ट हो जाती हैं, चिपक जाती कंघी में छोटी छोटी वस्तुएं। ऐसे ही एम्बर जैसे बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे खोजे विलियम गिलबर्ट साहब ने, जो कि हल्की वस्तुओं को, लाइट बॉडीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। इसकी डेफिनेशन का आना जरूरी था। तो फिर उसके बाद विलियम गिलबर्ट के बाद आए थॉमस ब्राउन साहब। थॉमस ब्राउन साहब ने एम्बर के इस गुण को पहचाना, और उन्होंने जब ग्रीक शब्द इसके लिए ढूंढा, तो ग्रीक के लिए एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम नाम से जानते थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रम से मिलता जुलता शब्द इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। किसको इलेक्ट्रिसिटी दे दिया? इलेक्ट्रिसिटी उस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया, विद्युत उस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया जिस प्रॉपर्टी के कारण हल्की वस्तुएं आकर्षित हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। तो क्या कैसे हो रही थी? जब किसी वस्तु को रगड़ा जाता था या फ्रिक्शन किया जाता था। जब वस्तु को रगड़ा या फ्रिक्शन किया जाता था, तो रगड़ने के बाद जितनी
उसके अंदर ये प्रॉपर्टी यानी कि विद्युत की प्रॉपर्टी अवेलेबल रहती थी, उतनी देर के लिए उन ऑब्जेक्ट्स को चार्ज्ड या इलेक्ट्रीफाइड कहते थे। उतनी देर के लिए उन वस्तुओं को क्या कह देते थे? इलेक्ट्रीफाइड, चार्ज। जैसे मोबाइल हमारा चार्जर रहता है, ऐसे ये चार्ज रहते थे। हिंदी में बोलते हैं आवेशित कहते रहते थे, आवेशित, विद्युन्मय हिंदी में। और क्या नाम है इसका? विद्युन्मय। उतनी देर के लिए इन्हें विद्युन्मय कहते थे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन से जो है इलेक्ट्रॉन से ये शब्द निकल के आया इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम अल्टीमेटली एम्बर के अंदर जनरेट या एम्बर जैसी कई सारी वस्तुओं के अंदर जनरेट प्रॉपर्टी से जान सकते हैं। क्या डेफिनेशन निकलेगी? तो साधारण या सिंपल सी परिभाषा ये है कि जब किसी वस्तु को रगड़ा जाता है या उसका फ्रिक्शन किया जाता है तो उसके अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। फिर से समझिए, जब किसी वस्तु को फ्रिक्शन किया जाता है या रगड़ाया जाता है तो वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। तो उस वस्तु को whenever a substance is rubbed with something then it have a property by which it attracts light bodies। हल्की वस्तुओं को वो आकर्षित करने लगती है। आकर्षित करने लगती है मतलब ये जो आकर्षित करने का जो गुण है उस पदार्थ के अंदर उत्पन्न इस आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु को रगड़ा जाता है, उसका फ्रिक्शन किया जाता है तो उसके अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रिसिटी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उत्पन्न रहती है उतनी देर के लिए उसे हम चार्ज या इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, आवेशित या विद्युन्मय कहते हैं। अब चूंकि ये रगड़ने से या फ्रिक्शन से उत्पन्न होती है इसलिए इसका एक और नाम हो सकता है घर्षण विद्युत। इसका एक नाम और दिया जाता है घर्षण विद्युत यानी कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब अगले लेक्चर में आएगा कि चार्ज क्या होता है या इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। चार्ज के टाइप्स भी बताए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के भी टाइप्स भी बताए जाएंगे। बाकी इतना ही अभी आप पढ़िए।